ऐसे स्टूडेंट जो यूपीएससी के थ्रू प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, ये यूपीएससी जो है कंडक्ट कराती है। तो उसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, आज हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया। देखो, महात्मा गांधी 1915 और 16 ईस्वी में अब दक्षिण अफ्रीका से भारत की यात्रा किए थे, भारत में आए थे। 9 और 10 जनवरी उसी समय जो है भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब गांधी जी 1915 से 1947 तक गांधी युग है। गांधी एक पॉपुलर नेता थे। उन्होंने किया क्या, 1919 ईस्वी में जलियांवाला कांड हुआ था। जलियांवाला बाग कांड हुआ 1980। इसी समय पूरे विश्व में एक और चल रहा था आंदोलन, जिसे खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन का मुद्दा भी इसी समय था। खिलाफत आंदोलन जो है तुर्की में चल रहा था। यह मुस्लिम संगठन था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में था। इधर जो है जलियांवाले हत्याकांड के बाद गांधी जी ने एक नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट छोड़ा था। नॉन कोऑपरेटिव का मतलब होता है, नॉन माने नहीं, कोऑपरेट माने कोऑपरेट करना। गांधी जी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा था, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग, अ माने नहीं, सहयोग माने सहयोग। हम आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसी बीच 1919 के पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन, ये चाहता था कि भारत जो है इसमें भाग ले। तो अब गांधी जी जब इस मंच पर आए, जलियांवाला हत्याकांड देखें, तो उन्होंने कहा कि हम एक आंदोलन छेड़ेंगे। और उन्होंने 1 अप्रैल 1920 ईस्वी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन छिड़ा था। आंदोलन छिड़ा था, असहयोग आंदोलन छिड़ा था 1920 ईस्वी। इसी समय भारत के एक महान नेता मृत्यु हो गई थी, यह आपको बताना है। इसी दिन, जिस दिन असहयोग आंदोलन छिड़ा था, उस समय भारत के एक महान नेता की मृत्यु हो गई है। यह आपको बताना है कि कौन महान नेता था। ऐसा उन्होंने, देखो यहां पर आंसर दिया है 1920 ईस्वी। तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन छिड़ा था वो 1920 ईस्वी में, उसमें यह था कि 1919 का जलियांवाला हत्याकांड और ये खिलाफत आंदोलन दोनों को मिला करके उन्होंने एक असहयोग आंदोलन छिड़ा था। क्योंकि मुस्लिम संगठन ने गांधी जी को सपोर्ट किया और कहा कि गांधी जी ही हमारे नेता होंगे। तो इस तरह से दोनों को सपोर्ट करके एक असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। अब अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। देखो याद रखना, क से कपास और क से काली मिट्टी। क से कपास और क से काली मिट्टी। कपास जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है काली मिट्टी में होता है, और इसका ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर देखो अगला, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है।
आपको जो पढ़ना है, मैंने एक बार सिलेबस भी बताया था, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, कुछ मैथ है, कुछ रीजनिंग है, सारे क्वेश्चन इसमें मिक्सचर है, आपको मिलेगा। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मात्रक पूछ रहा है। जो वोल्ट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, विभवांतर का होता है। विभवांतर को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होते हैं करंट। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ओम होती है रेजिस्टेंस का। और विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है, जो यूनिट होगा वो ओम होता है। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध की यूनिट है। तो इस तरह से भी सवाल आपके पूछ लेते हैं और पूछेंगे भी। क्वेश्चन नंबर अगला, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है संविधान में, किस भाग में, भाग की बात कर रहा है, किस भाग में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस भाग में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब डायरेक्टिव माने डायरेक्शन देना, दिशा देना। को प्रिंसिपल नियम बनाते समय, स्टेट पॉलिसी, स्टेट जो है अपनी पॉलिसी बनाते समय जो दिशा निर्देश है वो फॉलो करेगी, यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी होगी, कहीं कंपलसरी नहीं है। भारत के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह जो है भाग 4 में है। यह जो है 36 से लेकर के 51 तक, 51 तक। यह आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। मौलिक ये जो है आपका नीति निर्देशक तत्व। इसमें ढेर सारे डायरेक्शन दिया गया है राज्यों को कि राज्य जब अपनी पॉलिसी बनाएगा तो इन सबको ध्यान रखेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखो भाग 2, भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 1 में नागरिकता है, ठीक है, और भाग 2 में है राज्य और उसके संघ वाली बात। भाग 3 में है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की बात करता है। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में है केंद्र, केंद्र की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। न्यायपालिका और विधायिका, ये जो है भाग 5 में। हमसे पूछा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, देख रहे हैं यहाँ पे भाग 4 में है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व। तो यहां से भी सवाल आपके बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है इकोनॉमिक्स से, मुद्रा स्फीति कैसे कहते हैं। मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन। देखो एक इन्फ्लेशन होता है और एक डिफ्लेशन होता है, मुद्रा स्फीति, और एक होता है अवस्फीति। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। अब ये देखना है इन्फ्लेशन कैसे कहते हैं, डिफ्लेशन कैसे कहते हैं। मुद्रा स्फीति में क्या होता है, ये आरबीआई है और इससे जुड़े हुए कमर्शियल बैंक है, ये कमर्शियल बैंक, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाएगा, लेकिन
जब इनके पास पैसा ज्यादा होगा, इन कमर्शियल के पास पैसा ज्यादा, तो ये क्या करेंगे, लोन जो है सस्ते देंगे, और सस्ते लोन देंगे तो लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा। जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया, मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाता है। अगर कोई जो है किसी सामान को 10 रुपया में देता है, दूसरे के पास पैसा है, उसे जरूरत है दोनों की, 15 रुपया में ले लेगा। उससे ज्यादा पैसा है, 20 रुपये में ले लेगा। तो जहां पे जरूरत की चीजें हैं, अब पैसा जिसके पास ज्यादा है तो ज्यादा कीमतें बढ़ा देगा। इसी को कहते हैं महंगाई, यानी मुद्रा स्फीति। इसी का नाम है मुद्रा स्फीति। मुद्रा स्फीति का मतलब यही होता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा है, और मार्केट में पैसा जब ज्यादा है तो परचेजिंग पावर ज्यादा है, परचेजिंग पावर ज्यादा है तो इससे में महंगाई बढ़ जाएगी। अगर समाज में महंगाई बढ़ गई तो क्या होगा, एक गरीब तबके का जो बेचारा है उसकी रीच नहीं हो पाएगी, पहुंच नहीं हो पाएगी। ऐसी पोजीशन में क्या करेगा, वो या तो चोरी करेगा, डकैती करेगा, किसी का सामान छीन के लेके भागेगा, क्योंकि उसके पास परचेजिंग पावर है नहीं भाई, वो खाएगा कहां से। ऐसे पोजीशन में मुद्रा स्फीति का मतलब यही होता है। ठीक, दूसरी बात समझते हैं, दूसरे एंगल से समझते हैं। दूसरे एंगल में कि अगर इन बैंकों के पास पैसा कम है, कम पैसा है, अगर कम पैसा है तो ये क्या करेंगे, लोन जो है कम देंगे, लोन कम देंगे। अगर ये लोन कम देंगे तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम हो गया। अगर पैसा कम हो गया तो महंगाई होगा या सस्ताई होगा। लोगों के पैसा है ही नहीं है, सामान सस्ते भरे पड़े हैं, परचेजिंग पावर ही नहीं होगा, ऐसे में सामान सस्ता हो जाएगा, ऐसे में सामान जो है सस्ता दिखाई पड़ेगा आपको। ऐसा इसलिए कि आपको याद है जब नोटबंदी हुआ था तो लोगों के पास पैसे नहीं थे और सामान कैसे थे, सस्ते पड़े हुए थे। अगर आपके पास 100 रुपया नहीं है और सामान 80 का बिक रहा है तो कैसे परचेज करेंगे, परचेज नहीं कर पाएंगे। इसी को कहते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन माने इसे कहते हैं मंदी की स्थिति आ गई। यह मंदी की स्थिति है, डिफ्लेशन की स्थिति है। इसमें लोगों के पास जो है परचेजिंग पावर कम हो गया है और इसमें परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाता है। जब डिफ्लेशन की स्थिति होती है, मंदी की स्थिति आ गई, तो क्या होता है, कर्मचारियों की छटनी होती है। मंदी की स्थिति में कर्मचारियों की छटनी होगी। अगर कर्मचारी छांट दिया, कंपनियों ने निकाल दिया, तो क्या हो गए, और बेरोजगार हो गए, और बेरोजगार हो जाएंगे तो उनकी परचेजिंग पावर और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो कंपनी सामान बनाना बंद कर देगी, तो और छटेगी, और लोगों की छटनी होगी, और लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी का कारण यही है कि जो है लोगों को काम नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार से कहा जाता है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार दो। जहां पर बेरोजगारी होगी वो जो है आपकी मंदी की स्थिति आएगी, और डिफ्लेशन जो होता है डबल डिफ्लेशन पैदा करता है। एक ही डिफ्लेशन नहीं करेगा, एक ही पीढ़ी बेरोजगार नहीं रहेगी, उसकी अगली पीढ़ी भी बेरोजगार हो जाएगी, डबल डिफ्लेशन हो जाएगा। ऐसे छुटकारा पाने के लिए एक अर्थशास्त्री है जिसका नाम है किन्स। किन्स की एक पुस्तक है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार सिद्धांत। रोजगार जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यह किन्स का है। और किन्स का रोजगार सिद्धांत में बुक में बताया गया है कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए, कैसे बेरोजगारी दूर किया जाए। तो यहाँ पे है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। देखो मुद्रा स्फीति यहाँ बताए
सामान्य के मूल्य जो है बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सामान्य के मूल्य बढ़ जाएंगे, इसका ऑप्शन आएगा बी। तो इस तरह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात करता है। इन्फ्लेशन किसे कहते हैं और डिफ्लेशन किसे। आगे फिर सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से सवाल है, हिस्ट्री से सवाल है, काफी आप लोग हिस्ट्री में है भी, इंटरेस्ट लेते हुए हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? देखिए अभी हमने आपको कहानी बताया था, किसकी कहानी बताया था? गांधी जी की कहानी बताया था, ठीक है। गांधी जी की कहानी ये बताया था, गांधी जी जब मंच पर आते हैं, तो गांधी जी जब मंच पर आते हैं 1915 और 16 ईस्वी में 9 जनवरी को, तो सबसे पहला इनका जो यात्रा होता है, इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले ने इनको सलाह दिया कि पहले आप भारत का भ्रमण करिए, भारत के बारे में जानिए, तब राजनीति में। सबसे पहले गांधी जी का पहली यात्रा हुआ था चंपारण की यात्रा। चंपारण यात्रा इन्होंने किया था बिहार के चंपारण जिले में। तिनकठिया आंदोलन चल रहा था, जिसमें नील की खेती से संबंध था। पहला आंदोलन वहीं पे जाके किया। ये नील आंदोलन से संबंधित था, तिनकठिया से संबंधित था। 3 कट्ठा, वहां अभी भी देखते हैं बिहार के में जो जमीन नापते हैं ना, कट्ठे में नापते हैं, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा 4 कट्ठा। तो वहां पर क्या था, जमीन को 4 कट्ठे में बांट दिया जाता था, 3 कट्ठे में नील होती थी, 1 कट्ठे में अब सामान कर। लेकिन जब नील की डिमांड बढ़ गई, तब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे बाहर जाने नहीं दिया, नील की खेती के लिए मजबूर किया। उसी समय गांधी जी ने यात्रा किया। इसके बाद इन्होंने गुजरात की यात्रा किया था। गुजरात में भी इनकी यात्रा हुई, यहाँ पे भी इन्होंने मजदूरों के विरोध में आंदोलन छेड़ा था। मजदूर जो है, मजदूर मिल मालिकों के विरोध में, मिल मालिकों के विरोध में युद्ध छेड़ा था। फिर गांधी जी 1919 ईस्वी में असहयोग आंदोलन छेड़ा। गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ा था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा था। ये जो है नमक कर के विरोध में था। यह आंदोलन नमक कर के विरोध में था। नमक कर के विरोध में था। फिर जो है गांधी जी 1920 के बाद जो गुमनाम में चल गए, 1930 ईस्वी में फिर आए। इन्होंने 1931 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1930, 31, 32 3 आंदोलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था। यह भी सवाल पूछा था 1930, 31 और 32। ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। फिर वहां से लौटने के बाद जो है 1935 का अधिनियम आया, और 1935 के अधिनियम के बाद 1937 में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस की काफी अच्छी मजबूत पकड़ हो गई। जैसे कभी जो है केजरीवाल का 70 में से 69 67 सीट जीता था, वैसे कांग्रेस जो है एक तरफा सीट जीत गई। केवल पश्चिम पंजाब में सरकार बने, और उस समय पाकिस्तान की मांग होती है मुस्लिम लीग की। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की सरकार बनी, कलकत्ता में जो है मिली जुली सरकार बनी, बाकी सभी जगह कांग्रेस की सरकार बनी।
लेकिन जो है कुछ मतभेद के कारण विरोध हो गया। 1939 ईस्वी में फिर जो है शुरू हो गया द्वितीय विश्व युद्ध। जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, फिर वही काम गांधी जी से कहा गया कि आप जो है इसमें भाग लीजिए और जीत जाएंगे तो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। गांधी जी को मनाने के लिए 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया था। इसी गांधी जी को मनाने के लिए 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भेजा गया था कि गांधी जी को मनाइए। क्रिप्स मिशन जो है गांधी जी जो है मानने से इनकार कर दिया। और यही 1942 है जब जो है गांधी जी ने क्या किया था, एक नारा दिया था महाराष्ट्र में, डू आर डाई। गांधी जी क्रिप्स मिशन से कहे एक बार तो तुमने हमें बहका लिया 1919 ईस्वी में, 20 ईस्वी में, अब नहीं बहकने वाले हैं, अब हमें स्वतंत्रता चाहिए, हो सके तो अभी दो। और उन्होंने कहा था डू आर डाई, या तो स्वतंत्रता लेंगे या तो मर जाएंगे। यह स्टेटमेंट जो है किसका है, महात्मा गांधी जी का है। गांधी जी ने यह नारा दिया था डू आर डाई महाराष्ट्र में कि हम या तो मर जाएंगे या तो स्वतंत्रता लेकर छोड़ेंगे। ये ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट। तो महात्मा गांधी की ये पूरी कथा थी जिस पे आपका सवाल पूछता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? देखिए यहाँ भारत की कुछ इस तरह से संरचना है। कुछ इस तरह से संरचना है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और इधर जो है अरब सागर है, अरबियन सी है। यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे गोवा है, यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे केरल है, यहाँ पे तमिलनाडु है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। सबसे अधिक जो तटरेखा है इसी गुजरात की। अगर गुजरात नहीं रहेगा तब आंध्र प्रदेश मारना है। और यहाँ पे देखो गुजरात दिया हुआ है, इसका ऑप्शन आएगा सी। सबसे ज्यादा जो लंबी सीमा रखती है ये समुद्र से गुजरात की लगती है, ये यहां तक होगा गुजरात पूरा। अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं है तब आंध्रा को मारना है, दूसरे सेकेंड नंबर पर ये होता है। ये फर्स्ट नंबर पर है और ये सेकेंड नंबर पर है। तो इस तरह से समुद्री तटरेखा किसकी होती, ये क्वेश्चन आपको मिला। क्वेश्चन नंबर 5015, यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल रहे हैं साइंस के। देखो ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप जो है सभी लोग अपना चेक कराए होंगे। किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है, जानते ही हैं सभी लोग। और ये भी जानते हैं कि ओ वाला ब्लड ग्रुप जो है सबको दे देता है, इतना आपको पता है, ठीक है। और जब पेशेंट को ब्लड की जरूरत होती है तो अपने ही ब्लड ग्रुप को चढ़ाता है, दूसरे वाले ब्लड ग्रुप को नहीं चलाता है। इसका रीजन यह है कि अगर दूसरा ब्लड ग्रुप उसको देंगे तो अंदर ब्लड के अंदर के शरीर के अंदर क्लटिंग होगा, और क्लटिंग होकर के नसें जो है जाम हो जाएगी, जिससे आदमी की डेथ हो जाती है। इसलिए जब भी पेशेंट की जरूरत होती है उसी ब्लड ग्रुप को देते हैं जिस ब्लड ग्रुप पे वो है। तो देखो ब्लड ग्रुप इन यूनिवर्सल डोनर की बात करूं फॉर द रेड ब्लड सेल, आरबीसी में यूनिवर्सल डोनर की बात कौन करता है, ये देखिए। देखिए ब्लड ग्रुप जो है एक होता है डोनर और एक होता है एक्सेप्टर, और एक जो है एक होता है दाता और एक होता है ग्राही, एक्सेप्टर। ए ए बी बी सी सी, ग्रुप डी डी, ठीक है ना, ऐसे नहीं है ए बी, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और यहाँ पे भी ए बी और, ठीक बात समझ गए। ऐसा नहीं कि ए बी सी डी मार दो, वो तो ऑप्शन है। चार ब्लड ग्रुप को होता है
ए बी, ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं और कुछ नहीं। एक देने वाला है, एक लेने वाला है। देखो ए वाला जो ब्लड ग्रुप है अपने ही ग्रुप को सब लोग दे देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। जो ओ वाला ब्लड ग्रुप है वो सबको दे देता है। ओ वाला ब्लड ग्रुप ओ को तो दे ही रहा है, इसको भी दे देता है, इसको भी दे देता है और इसको भी देता है। तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। लेकिन ओ वाले में दो ग्रुप होते हैं, एक ओ प्लस और ओ माइनस। ये ओ माइनस जो है यूनिवर्सल डोनर की बात करता है, सार्वत्रिक जो है, सार्वत्रिक दाता के रूप में, यूनिवर्सल डोनर के रूप में, सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर के रूप में हम किसे कहते हैं, ओ माइनस को कहते हैं, ओ प्लस को नहीं कहते। ओ प्लस तो ओ प्लस वाले को ही देगा, केवल इनमें से ओ माइनस वाले को ही दाता का। अब देखो इससे ए बी से ले लिया, ओ से ले लिया, देखो बी है तो इससे भी ले लेगा, इससे भी ले लेगा, यह कहलाएगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ए बी जो है प्लस होता है, यह कहलाता है सार्वत्रिक ग्राही। इसे हम कहते हैं सार्वत्रिक ग्राही एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है ए बी प्लस। और ओ माइनस को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ये होते हैं ब्लड ग्रुप। और ब्लड ग्रुप से सवाल आपका पूछा हुआ है कौन यूनिवर्सल डोनर होता है। देखो यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है, डी है ओ माइनस, इसका ऑप्शन आएगा डी। ओ माइनस जो है यूनिवर्सल डोनर की बात करेगा। समझ गए सवाल। इस तरह से साइंस के क्वेश्चन पूछेंगे, चूंकि आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी देख रहे हैं और वो भी यूपीएससी के थ्रू। तो यूपीएससी का एक अपना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पर अगर आप काम करेंगे तो हो सकता जाएगा सिलेक्शन। अब आगे देखो, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा। ठीक है। मौलिक कर्तव्य और मौलिक जो है पहले तो दो देखना है कि मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं और मौलिक, ठीक है। देखो एक है फंडामेंटल राइट, ये संविधान के भाग 3 में। एक है डीपीएसपी, ये जो है भाग 4 में। इसी भाग 4 में, ठीक है, 51 ए है, इसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई। भाग 4 में इसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई है कि आपकी ड्यूटीज भी कुछ है। आपके मानवता के रूप में जब अधिकार मिला हुआ है तो आपके मानवता के रूप में कुछ ड्यूटीज भी है, कुछ अधिकार भी है, उसे करना पड़ेगा। इसमें 11 प्रकार की ड्यूटीज दी गई है, लेकिन यह भारत के संविधान में नहीं था। यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यह लिया कहां गया से है, देखो यहां पे दिया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा। यह लिया कहा गया है, यह रूस से लिया गया है, यह रूस से लिया गया है, यह रूस से लिया गया है। भारत में एक कमेटी बैठी थी जिसे कहते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह कमेटी थी, जो स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर यह भारत के संविधान में ऐड किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़ा गया, जिसमें 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य है, जिसमें हर व्यक्ति का, भारत के हर पर्सन का, हर व्यक्ति का यह मौलिक कर्तव्य है कि वो काम करे। तो ऐसे जो है आपको यहां से सवाल पूछता है, एक क्वेश्चन ये भी है। अभी हम लोग जो है 15 क्वेश्चन की एक और देखते हैं।
पूछ रहा है यूएन का मुख्यालय हेड क्वार्टर कहाँ पे। यूएन एक संस्था है जिसमें विश्व भर के देश जुड़े हुए हैं। इसका हेड क्वार्टर जो है आपका अमेरिका में है, जिनेवा। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में जिनेवा है। पेरिस फ्रांस में है, फ्रांस की राजधानी है। न्यूयॉर्क अमेरिका में है और वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप में और उसी यूरोप के एक देश में ऑस्ट्रिया है। इसी के कारण जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, उसका रीजन जो है वियना है। तो ये जो है आपसे पूछ रहा है हेड क्वार्टर कहाँ है, आपको आंसर लगाना था न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यानी अमेरिका। तो इस तरह से आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और उस लेवल का बताया जाएगा जिस लेवल का आपके एग्जाम में पूछता है, डिटेल बताएंगे। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप निश्चित ही टीजीटी और पीजीटी से वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल बन सकते हैं। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।